नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। प्रधानमंत्री मोदी उड़ी हमले के बाद जब कल बोले तो बहुत सारे लोग जो इंतजार कर रहे थे कि भाषण में कुछ बदले की बात होगी या जंग का ऐलान होगा, उनको मायूसी हुई होगी। पाकिस्तान को चुनौती तो दी, लेकिन गरीबी, बेरोजगारी और जहालत से लड़ने की चुनौती। पाकिस्तानी अवाम को सीधे संबोधित करते हुए कहा कि दोनों मुल्क एक साथ आजाद हुए हैं, लेकिन हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आपके हुक्मरान आतंकवाद। आप तय करें अब कि भारत के साथ गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी जैसी समस्याओं को मिटाने की जंग लड़नी है या फिर सीमा पर। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान की 1000 साल की जंग की चुनौती भी कबूल की, जो पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने कश्मीर का साथ देने के संदर्भ में दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने नवाज शरीफ के यूएन में दिए भाषण को आतंकियों की लिखी स्क्रिप्ट बताया। ये भी कहा कि एक देश पूरे एशिया को रक्त रंजित यानी लहूलुहान करने में जुटा है। ये उड़ी हमले के बाद पहला सार्वजनिक भाषण था। बीते एक हफ्ते से भारत के विकल्पों पर हम चर्चा करते रहे हैं कि इसके बाद क्या विकल्प हैं भारत के पास, कूटनीतिक तौर पे, सैनिक तौर पे। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद पाकिस्तान के आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत की क्या नीति नजर आ रही है, ये हम आज जानना चाहेंगे। मेरे साथ तमाम पैनल है। शुरुआत कर रहे हैं अजय सानी से, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। अजय सानी, बतौर प्रधानमंत्री मुझे लगा कि ये बहुत शानदार भाषण था, इसकी काफी तारीफ हो रही है जिस तरह एक प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर या उस शख्स के तौर पर जो विपक्ष में रहते हुए चुनाव के नारे देने के वक्त में पाकिस्तान को लव लेटर नहीं लिखने की बात करते थे और बदला लेने की बात करते थे, उस हिसाब से ये भाषण जो था वो कमजोर लग रहा है। आप कैसे रेट कर रहे हैं इस भाषण को या जो भी प्रधानमंत्री ने उड़ी पे बोला? मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही सही दिशा में इन्होंने बात की है। एक तो ये जो सबका ख्याल था कि एकदम से एक सैनिक कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरे मुताबिक सही बात नहीं है, क्योंकि कोई भी सैनिक कार्रवाई का एक मकसद होना चाहिए, एक स्ट्रेटेजिक इफेक्ट, कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने 18 आदमी मारे तो हमने उनके 20 या 50 या 100 आदमी मारने जरूरी हैं। उसका कोई हश्र नहीं होता जिसका आप कह सकते हैं एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। जहां तक के भाषण की बात है, मैं ये समझता हूं कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो प्रधानमंत्री ने कहा कि जो 1000 साल की लड़ाई की चुनौती पाकिस्तान हमें देता रहा है, वो चुनौती ये सरकार स्वीकार करती है। अब सवाल ये है कि इस बयान को, इस कथन को किस तरह से एक्शन में लाया जाएगा, क्या योजना, क्या रणनीतियां इसके मुताबिक बनाई जाएंगी, या ये सिर्फ एक भाषण बन के रह जाएगा? बदला अगर आप लें तो वो सिर्फ 1 to 1 नहीं होता कि सिर्फ आपने इतना मारा, हमने इतने मारा। हमें उतना नुकसान पहुंचाना है जो आप सिर्फ एक आक्रमण से नहीं पहुंचा सकते। यानी कि कूटनीतिक, आर्थिक, सब हर किस्म का दबाव आना चाहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, ये सार्वजनिक बहस की बात नहीं है जी। सेना को जिम्मेवारी दी जाती है और हर बार हमने बदला लिया है, कोई नई बात नहीं। 2 महीने हो, 3 महीने हो, लेकिन बदला लिया है। लेकिन उससे बात बनती नहीं है। प्रधानमंत्री के भाषण से मुझे ये लगता है वो तो बदला आएगा जी। कब आएगा, कैसे आएगा, ये सेना के ऊपर है, वो सेना के साथ रहना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान आएगा जरूर बदला। आप बोलिए, ये आप याद रखें, पहले भी किया है लेकिन इसका ऐलान नहीं किया जाता है। जी जी। दूसरी बात मैं समझता हूं कि समय एक आ गया है जब पाकिस्तान पर ऐसे दबाव लगाएं जिससे वो तड़पने लगे। वो हमको दबाव कैसे लगाते हैं? हमारे देश के अंदर के मतभेद को फायदा उठाकर लोगों को उकसाते हैं, हथियार की दिशा में ले जाते हैं। और मैं पाकिस्तान के अंदरूनी समस्या को अच्छी तरह समझता हूं। उस देश में 5.5 साल रह चुका हूं। प्रधानमंत्री के भाषण पे जो बात कर रहे थे राकेश सिन्हा, बतौर प्रधानमंत्री अच्छा भाषण था, अजय साहनी कह रहे हैं, पर राम माधव को हमने सुना था कि वो कह रहे थे फॉर अ टूथ अ जॉ, पर वो जो जबड़ा तोड़ने की बात थी वो तो इसमें से कहीं नजर नहीं आई। तो बतौर एक आरएसएस कार्यकर्ता के प्रधानमंत्री का जो भाषण था वो बेसर पैर का था। देखिए, जब घटना घटती है उस वक्त का जो प्रतिक्रिया होती है, स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया में क्रोध का
आयाम ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे समय बीतता है तो लोग डिफरेंट आयाम देखते हैं। जैसे पार्थसारथी जी बता रहे थे, मैं प्रधानमंत्री के भाषण में 3 आयाम देख रहा हूँ। पहली बात कि उन्होंने यह संकेत दे दिया, सफलतापूर्वक संकेत दिया है कि पाकिस्तान को हमने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आइसोलेट कर दिया है, जो दिखाई पड़ रहा है। अब आप चाहेंगे कि पाकिस्तान से सारे देश संबंध तोड़ लें, वो तो संभव नहीं है, लेकिन पाकिस्तान आज एक आइसोलेशन में है जी। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने ये बताया है, ऑफिशियली बताया है कि भारत की सेना ने किस प्रकार से सफलता पाई है। एक मनोबल तोड़ने वाली बात थी, उसके विपरीत उन्होंने एक नैरेटिव दिया जी। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पहली बार प्रधानमंत्री ने वहां की जनता से को संबोधित किया। पाकिस्तान में मिडिल क्लास नाम की कोई चीज नहीं है। पाकिस्तान में जो क्लास 1 से लेकर PhD तक पढ़ाई जाती है वो भारत के खिलाफ, हिंदू के खिलाफ एक अनर्गल टेक्स्ट बुक है, हम सब जानते हैं, आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना, अंत में मैं एक लाइन जोड़ दूं, पाकिस्तान को हर हालत में उरी की घटना के बाद हमें सबक सिखाना होगा। बिना सबक सिखाए पाकिस्तान कहानियों और निबंध लिखने से शांत होने वाला नहीं है। ठीक है, आप जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री का जो भाषण था वो अच्छा था, सब लोग मान रहे हैं, पर सब ये कह रहे हैं कि हम शास्त्री जी को याद करें, हम गांधी की जमीन की बात करें, उस हिसाब से वो बहुत अच्छा भाषण था। पर वो तमाम लोग जो बीजेपी के कोर सपोर्टर्स जो हैं और जो खास करके इंटरनेट पे और सोशल मीडिया पे एक जंग छिड़ गई थी और बदला लेने की बात हो रही थी, वो इससे बहुत मायूस हुए होंगे। उनको लगा नहीं कि वो मजबूत प्रधानमंत्री जो इतने आक्रामक थे पाकिस्तान के खिलाफ, ये उनका भाषण था। ये भाषण मनमोहन सिंह भी दे सकते थे, यही भाषण वाजपेयी जी दे सकते थे, ये प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने दिया। पहली बात, अगर मुझे आपकी ऑडियंस से तालियां चाहिए तो मुझको ये कहना चाहिए, जैसे मेरे फौजी भाई कहते हैं टीवी चैनल्स पर कि भाई उठ जाओ और लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करो और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को कब्जा कर लो जी। जब हम लोग आए तो आपके ऑडियंस में से शख्स कह रहे थे कि हम बड़े नाराज हैं, हम बड़े नाराज हैं क्योंकि जवाबी कार्रवाई नहीं हुई। इंग्लिश में कह रहे हैं सब नेता, बिफिटिंग रिप्लाई, जॉ फॉर वन टूथ। तो इस समय हमको युद्ध नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा देश बहुत प्रगति कर रहा है और पाकिस्तान यही चाहता है, जो डीप स्टेट है वो यही चाहता है कि आपको युद्ध में खींचा जाए। तो जो गरमाई का रिएक्शन है, जो पैशनेट रिएक्शन है, वो यही है कि भाई ईंट का जवाब और पत्थर का जवाब ईंट से, जैसे वो कहते हैं ना, बातों के whatever that expression लातों is, के भूत लातों से नहीं मानते, बातों से नहीं मानते। कैप्टन अशोक बंसल, हम प्रधानमंत्री ने फिर बात की कि हम 1000 के युद्ध साल की जंग के लिए तैयार हैं। तो जैसा अजय सानी ने सवाल उठाया था कि ये कह दिया, पर किस तरह तैयार हैं, क्या इसका मतलब हुआ, ये सिर्फ जुमला है या उसके बाद कुछ होगा? क्योंकि जो कह रहे थे, देखिए रणनीतियां जो हैं मीडिया हाउसेस में डिस्कस नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये एक ओपन एंडेड है। प्रधानमंत्री ने कहा हमारी सैनिकों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, जवाब दिया जाएगा। और जहां तक मेरे को जानकारी है, सेना जवाब दे चुकी है। जो सैनिक जवाबी कार्रवाई है वो होती रहेगी, होती रही है, अभी भी आगे भी होती रहेगी। पर जो हमने कहा कि पाकिस्तान को हम आइसोलेट कर रहे हैं, और जैसा राकेश जी ने कहा कि यह पहली बार है जब भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की जनता को संबोधित किया, और यह महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि जनता को यह बताया जा रहा है कि हम आपके दुश्मन नहीं है, लेकिन आपकी ये जो हुकूमत है ये आपको जंग में ढकेल रही है। और जहां तक सवाल विकल्पों की है, तो प्रधानमंत्री ने 2 बड़े नए विकल्प शुरू किए हैं जो पिछले कुछ दिनों में, अगर आप देखें, 15 अगस्त में उन्होंने बलूचिस्तान की बात की, और लोग बलूचिस्तान का महत्व समझें क्योंकि पाकिस्तान की धरती का 43% जमीन बलूचिस्तान है, और वहां सन 48 से लगातार लोग जो है द्वेष से भरे हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रधानमंत्री ने पहली बार आर्थिक प्रतिबंधों की बात की है। पाकिस्तान एक ऐसा राष्ट्र है जो पिछले 3 साल में 61 बिलियन डॉलर्स एक्स्ट्रा लोन ले चुका है। आज पाकिस्तान का हर नागरिक 1,15,000 रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है। इस समय जबकि तेल की कीमतें रॉक बॉटम पे हैं, पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट फिर भी बढ़ रहा है। अगर उस राष्ट्र पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाएं जहां उसकी सेना फैली हुई है 3 प्रांतों पे, तो वो राष्ट्र खोखला हो जाएगा। आपको सैनिक कार्रवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कपिल काक, इन्होंने काफी संकेत भेजे हैं नरेंद्र मोदी ने।
हमने तो डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसीज की बात की जी। पहले तो वो वर्ल्ड स्टेज पे बात कर रहे हैं। ये संकेत सारे विश्व में जा रहा है कि देखिए गंभीर स्थिति है भारत और पाकिस्तान की। अगर भारत सच्ची एक विकसित देश बनना चाहता है तो उसको रणनीतिक तौर पे क्या क्या कदम उठाने चाहिए, ये सबसे बड़ी महत्व रखता है मेरे दृष्टिकोण से। दूसरी बात है वो पाकिस्तान की आवाम से बात कर रहे हैं, आम नागरिक से बात कर रहे हैं कि आप रूलर्स को बताइए कौन सा रास्ता संभालें। वो रास्ता विकास का है, वो ग्रोथ का है, वो गरीबी हटाने का रास्ता है। तीसरी बात वो अपनी डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसीज का, मेरे ख्याल में आपका जो शब्द इस्तेमाल हुआ बहुत अप्रोप्रिएट था। ये युद्ध जो है व्हाट्सएप युद्ध है। ये इसका कारण भी मैं राकेश जी से माफी चाहता हूं क्योंकि ये यही तो पॉलिटिकल एलिमेंट है यहाँ पे। ये राजनीतिक तरीके से जो ये एक तरीके से अनुभव पैदा किए हैं, ये जज्बा लाया है कि युद्ध लानी है, युद्ध लानी है, चलता रहा है। तो जब आप ये इतना डेवलप कर रहे हैं इस लेवल पे, और हमारे मित्र यहाँ कह रहे हैं कि जंग क्यों नहीं हो रहा है, सैनिक की कार्रवाई क्यों रही है, मोदी साहब देश को रास्ता दिखा रहे हैं। पहली बार मेरे दृष्टिकोण से मोदी साहब वाजपेयी बन गए, पहली बार पिछले 2.5 सालों में। एक ऑप्शन जो पार्था से पहले भी मैंने चर्चा की है वो इंडस वाटर ट्रीटी की बात होती रही है कि इंडस वाटर ट्रीटी को भारत माने, ये भारत के लिए कोई जरूरी नहीं है। मैं इस पे बिल्कुल सहमत नहीं हूं जी, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि आपके पास इतने विकल्प हैं। पहला मैंने कहा था कि आप आइसोलेट करिए, दूसरा आप आर्थिक मोड ले लीजिए कि ताकि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वैसे ही खराब है जी। तीसरा आप वाणिज्य पे आ सकते हैं, चौथा आखिरी जो आपकी एक तरीके की सैनिकी कार्रवाई है, मेरे मित्रों ने कहा है वो बात नहीं, मगर पहले जो जंग हुई थी पार्था उसमें भी इसको इस ऑप्शन को भारत ने यूज किया। को दबाव लगाना पड़ेगा जिससे लोग भी सरकार पर दबाव लगाएं, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। हम कर क्या सकते हैं, दबाव लगाना है तो देश के पास नहीं हमारे पास, अगर आप इंडस वाटर ट्रीटी देखें कहता क्या है, 3 नदियों के पानी, इंडस झेलम चिनाब, नहीं इंडस झेलम चिनाब पाकिस्तान को जाना है जी। रवि ब्यास, हाँ उसका भी यूज, रवि ब्यास सुतलेज हमारे लिए है। तो पहले हम अपने ही पानी का तो इस्तेमाल करें, वो सब पाकिस्तान जा रहा है। वाटर ट्रीटी को रीनेगोशिएट करना नहीं जरूरत ही नहीं है। ये आखिरी विकल्प हो सकता है, लेकिन आप एक चीज देखिए कि ये पूरे विश्व में इस वक्त एक वॉर ऑफ लेजिटिमेसी भी हो रही है। इस वक्त अगर आप पाकिस्तान के हालात देखिए तो पूरी दुनिया उनको हिकारत की नजर से देखती है जी। अगर आप भी एक लॉलेस स्टेट की तरह ऑपरेट करने लग गए, अगर आप अपने इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को नहीं ऑनर करेंगे, तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे भारत की भी छवि को नुकसान पहुंचेगा। कुछ हालात ऐसे बन सकते हैं जहां पाकिस्तान की हरकतें एक दहलीज के आगे निकल जाती हैं और उस वक्त देखा जा सकता है कि इसकी जरूरत है कि नहीं है। लेकिन जैसे बाकी सब पैनलिस्ट ने बोला है, हमारे पास बहुत विकल्प हैं। एक तो मैं इस पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस देना चाहूंगा, जोर देना चाहूंगा कि हम कह रहे हैं हम पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट कर देंगे, और हम बार बार कह रहे हैं कि इंटरनेशनल सैंक्शंस लाए जाएं पाकिस्तान के खिलाफ। मैं पहला सवाल ये पूछता हूं कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ कौन से सैंक्शंस लागू किए हैं? आज तक पाकिस्तान हमारा मोस्ट फेवर्ड नेशन की लिस्ट में क्यों है, जब उन्होंने हमें ये दर्जा नहीं दिया? एक बार हमने पहले भी पाकिस्तानी ओवरफ्लाइट्स बैन कर दी थी, थोड़ा नुकसान हमें हुआ था, कुछ तकलीफ हमारे लोगों को भी हुई थी, लेकिन पाकिस्तान को बेइंतहा नुकसान हुआ था। आज हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पाकिस्तानी बिजनेसेस में इन्वॉल्व हैं, जिससे उनको भी फायदा हो रहा है, पाकिस्तान को भी फायदा हो रहा है। तो इन सब चीजों को दुनिया से कहने से पहले कि आप इन पे सैंक्शंस डालिए, पहले तो
हमारी तरफ से कोई पहल होनी ठीक चाहिए है, बिल्कुल सही आपने जो इन पे नुकसान जो कि क्रिस्टीन फेयर जो इनको यहाँ पे नुकसान आई देती रही है, है। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, वो लगातार लेख लिख रही हैं कि अगर भारत चाहता है कि बाकी मुल्क, राकेश सिन्हा, उनके ऊपर कोई कार्रवाई करे पाकिस्तान के ऊपर, तो पहले तो आपको पाकिस्तान पर प्रतिबंध कुछ लगाना पड़ेगा, या अगर आप चाहते हैं कि दूसरे देश उसको एक टेररिस्ट स्टेट घोषित करे तो आपने क्या किया, पहले आप पहल करेंगे तब कहीं से सपोर्ट मिलेगा। देखिए, मैं अजय साहनी जी से सहमत हूँ। नरेंद्र मोदी की प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी का एक चरण पूरा ये हुआ कि पूरी दुनिया में आज पाकिस्तान की छवि एक टेररिस्ट स्टेट की बन चुकी है, चाहे लेजिटिमेट ढंग से उसको बैन करें, डिक्लेयर करें या ना करें। और अमेरिकन सीनेट में रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक पार्टी, साधारणतः पाकिस्तान को अमेरिका से सबसे अधिक सहायता मिलती थी। अमेरिका ने टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए $34 बिलियन पाकिस्तान को दिया था। उस देश के सीनेट में प्रस्ताव आ चुका है। प्रस्ताव आ जाता है पार्था, पर उसके आगे क्या कुछ होगा, क्योंकि वहां भी अपनी ऑडियंस के लिए उनके इलेक्शंस हैं, अगली जब सरकार आएगी तो बात कुछ बदलेगी। अमेरिका से हम क्यों उम्मीद करेंगे वो प्रस्ताव ले आएंगे और हमारी लड़ाई लड़ लेंगे? देखिए, अमेरिका करेगा जो अपने राष्ट्रीय हित पर है। बिल्कुल। कुछ भरोसा कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी भूल होगी अगर आपने पूर्ण रूप से भरोसा किया। पहली बात। दूसरी बात जो अजय साहनी कह रहे हैं, देखिए, हम अगर चाहें तो टेक्सटाइल्स और कॉटन दोनों पर ऐसे कदम उठाएं ताकि उनका निर्यात खत्म हो, कर सकते हैं। क्या टेक्सटाइल्स मिनिस्ट्री को कोई आदेश दी गई है कि ये करें? दूसरी बात ये कि एक समय आ गया है कि उनके आयात को हमें कम करना चाहिए, और वो कर भी सकते हैं, क्योंकि जो कदम उन्होंने हमारे खिलाफ उठाया है, हमें जवाबी कदम उनके खिलाफ उठाना चाहिए। मैं एक बात अपनी बात पूरा कर, एक और बात, क्षेत्रीय तौर से इस घटना से पहले ही उनको अलग थलग करने के लिए कार्रवाई शुरू हो गई थी।